मैं बाथरूम में गया और रोया और आईने में खुद को देखा, कहा यह क्रिकेट का स्तर तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जानते हो तुम ये सब करने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हो। दुनिया के बल्लेबाजी मास्टर सचिन तेंदुलकर का परिचय कराते हैं। ठीक है, चलो कुछ कहानियां सुनते हैं। मैं मानता हूं हम शुरुआत से ही क्यों ना शुरू करें। ठीक है, स्कूल क्रिकेट रोमांचक था और क्रिकेट खेलना शुरू करने का कारण अजीब था। मेरा मतलब है, मैं एक कुख्यात बच्चा था जिसे संभालना मुश्किल था। एंड मैं उसमें बहुत गर्व महसूस करता था। एक शाम वह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म टीवी चैनल पर दिखा रहे थे और उन दिनों घर पर भारत में बहुत सारे चैनल नहीं थे, तो हम दोस्तों ने सोचा यही यही सही समय है पेड़ से सारे आम तोड़ने का, जो हमें नहीं करने चाहिए थे और हम गिर गए। हमने पेड़ को भी अपने साथ गिरा दिया और वह मेरे करियर का एक बदलाव लाने वाला क्षण था, क्योंकि मेरे भाई और मेरे परिवार, बाकी के परिवार के सदस्यों ने कहा ये काफ़ी है और फिर तुम हर शाम ये शिकायतें घर नहीं लाने दोगे, क्योंकि वह मेरी गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत थी। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें क्रिकेट के मैदान पर सारी कैलोरीज बर्न कराएंगे, तुम जो चाहो करो, तुम्हें क्रिकेट पसंद है, जाओ और सीजन बॉल के साथ खेलो। और इस तरह मेरा करियर शुरू हुआ और धीरे धीरे, मुझे पता नहीं था, मेरा मतलब है मेरी उम्र केवल 11 साल थी, मुझे नहीं पता था कि कौन से बड़े टूर्नामेंट हैं, लेकिन सपना मेरे सामने था। मैं भारत के लिए खेलना चाहता था, क्योंकि 10 साल की उम्र में मैंने कपिल देव को लॉर्ड्स में वह सुंदर ट्रॉफी उठाते हुए देखा था, 1983 वर्ल्ड कप। मैं भी उत्सव में शामिल हो गया था, ये जाने बिना कि वर्ल्ड कप जीतने का महत्व क्या है। तो इस तरह मेरा क्रिकेट शुरू हुआ और मैं हमेशा वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। यही वजह थी कि मैंने शुरुआत की और जैसे जैसे समय बीता, मैंने क्रिकेट का आनंद लेना शुरू किया और मुझे क्रिकेट की चुनौतियों का एहसास होने लगा और मेरे कोच का इसमें अहम योगदान था, मेरे भाई के साथ साथ मेरे बड़े भाई अजित। मुझे यह एहसास कराने के लिए अनुशासित जीवन, एक केंद्रित जीवन जीने के महत्व का और उस मुझे अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने कारण ढूंढे और अपने करियर के अंत तक भी मैंने उस फॉर्मूले का पालन किया। अगर मैंने रन बनाए तो बाकी दुनिया को उसके बारे में बात करने दो। मैं अगले मैच के बारे में सोचता हूँ और वह मेरे स्कूल के दिनों से ही घर में एक अलिखित फॉर्मूला बन गया था, एक अलिखित कानून कि हम पिछले मैच के बारे में बात नहीं करते, हम अगले मैच के बारे में बात करते हैं। और चाहे मैंने जितने भी रन बनाए हों, मैं बाहर जाकर उससे ज़्यादा रन बनाना चाहता था। तो अगर मैं रन नहीं बना पाता तो मैं रात को बेचैन रहता। अगर मैंने रन बनाए होते, मैं फिर भी एक बेचैन रात बिताता, ये सोचते हुए कि मैं और कैसे स्कोर बनाने वाला हूँ। और इसी तरह ये सब हुआ। मेरा मतलब है, मैं आम तौर पर नंबरों पर चर्चा नहीं करता, लेकिन ये ऐसी बात है जो मुझे आप सभी के साथ साझा करनी चाहिए। मैंने अपने स्कूल क्रिकेट करियर के अंत की ओर, मैंने पहले ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और अंतिम सीजन में शायद कह सकता हूं कि मेरा औसत 1025 था, क्योंकि मैं पूरे सीजन में केवल एक बार आउट हुआ। और बस मेरे भाई और मेरे कोच इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हर बार जब मैंने रन बनाए तो उनमें से किसी ने मुझसे नहीं कहा अच्छा खेला। और यही कारण है कि अपनी विदाई भाषण में मैंने अपने कोच से कहा कि कम से कम अब तो आप शाबाश कहने का मौका ले सकते हैं। अब मेरे करियर में कोई और मैच नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा जिसके लिए मैं जीता था, वह था मेरे कोच और मेरे भाई से सराहना प्राप्त करना, जो कभी नहीं हुआ। और वह कुछ ऐसा था जिसने, आपको पता है, मुझे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया। और फिर मैंने कमरे में पूछा है और हमारी बातचीत के बाद हम कुछ सवाल पूछने का मौका पाएंगे। कई लोगों ने कहा है, साधारण आसान प्रश्न सबसे अच्छा क्या था?
अब तक की सबसे अच्छी पारी? परथ में 1992 में, मैं तब केवल 18 साल का था और वो एक तेज़ विकेट था। मुझे लगता है कि हर ऑस्ट्रेलियाई जानता है कि विकेट कितना तेज़ है और किस तरह की उछाल पैदा करता है। इसलिए किसी के लिए जिसने कभी ऐसी गति और उछाल का अनुभव नहीं किया था और ऑस्ट्रेलिया हमेशा की तरह शानदार क्रिकेट खेल रहा था, इसलिए मेरे लिए वहाँ जाकर उस पिच पर रन बनाना वास्तव में महत्वपूर्ण था और मैं लगभग कह सकता हूँ कि यह मेरे करियर का टर्निंग फेज़ था, क्योंकि उसके बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन मैं दुनिया के किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए आत्मविश्वासी था और मुझे लगा कि मैं दुनिया के किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार था। उसके बाद मैं दुनिया में कई आक्रमणों को चुनौती देने में सक्षम था, लेकिन वह एक विशेष पारी थी सबसे अच्छी पारी, लेकिन सबसे अर्थपूर्ण पारी और कुछ ऐसा जो अब मेरे साथ बना हुआ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। वह पारी है जो मैंने इंग्लैंड के खिलाफ 2008 में चेन्नई में खेली थी। वह समय था जब मुंबई पर उस भयानक आतंकवादी हमला हुआ था और वो एक दिवसीय श्रृंखला को रद्द कर दिया गया था। इंग्लैंड दुबई चला गया और फिर वे कृपापूर्वक टेस्ट सीरीज खेलने वापस आए और जब हम चेन्नई में पहला टेस्ट खेलने पहुंचे, तब हम में से कोई भी टेस्ट क्रिकेट या किसी भी प्रकार का क्रिकेट खेलने के मूड में नहीं था, क्योंकि हम सभी यही चर्चा कर रहे थे, ये हमारे देश के साथ कैसे हो सकता है और ये क्यों हुआ। यह है मेरे करियर का सबसे कठिन दौर था और मैं अपनी टीम की ओर से बोलूँगा ये वास्तव में बहुत कठिन था। पहले 3.5 दिनों तक हम पूरी तरह से विचारों से खाली थे। हम प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन नहीं कर सके और इंग्लैंड ने हमें चौथी पारी में 374 रन का लक्ष्य दिया। हम वह मुकाबला जीतने के लिए सक्षम थे। हमने 375 का पीछा एक कठिन पिच पर किया, लेकिन पूरे देश को उस जीत का जश्न मनाते देखना भले ही एक सेकंड के लिए हम सभी के लिए बहुत मायने रखता था और मैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए वह मेरी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण पारी है। यहाँ तक कि आप जानते हैं, अन्य विश्व कप पारियों या अन्य महत्वपूर्ण पारियों से भी अधिक यह पूरी तरह से अलग अर्थ रखता था। इसलिए चेन्नई मैच ये ठीक है। क्या कुछ पात्रों में से जो आपके सामने गेंदबाजी करते थे, मेरा मतलब है हम दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों की बात कर रहे हैं पिछले 25 वर्षों के बाद, क्यों ना हम कुछ नाम ही ले लें, जैसे पाकिस्तानी दौरे में आपका पहला मुकाबला, फिर शायद डोनाल्ड और मैकग्रा और वॉर्न, जो आज भी सोचते हैं कि शारजाह में आपने उन्हें कैसे चारों खाने चित कर दिया कि आज भी उन्हें आपके छक्कों के सपने आते हैं। मेरा मतलब पहली टेस्ट सीरीज़ एक महत्वपूर्ण सीरीज़ थी, क्योंकि मैं केवल 16 वर्ष का था और मुझे उस समय यह पता नहीं था कि मैं किसका सामना कर रहा था। मेरा मतलब है, आप इमरान खान के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज, वसीम अकरम, अद्भुत, बिल्कुल सर्वकालीन शानदार, जो सबसे महान गेंदबाजों में से एक हैं जिन्होंने खेला है, वकार यूनिस, मैं उन्हें उसी लीग में रखूँगा। अब्दुल कादिर फिर से उसी श्रेणी में थे। तो यह विश्व स्तरीय आक्रमण था और मैं पहली पारी में बल्लेबाजी करने गया और सीधे स्कूल क्रिकेट से प्रथम श्रेणी क्रिकेट के एक सीज़न में और फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खेलना। मैं बिल्कुल अनजान था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मैं गति से परास्त हो रहा था। मैंने कभी अनुभव नहीं किया था कि कोई 90-95 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करे और मैं वास्तव में गेंद को देख सकता था, लेकिन जब मैं प्रतिक्रिया दे रहा था, गेंद अधिक कीपर की ओर थी और नहीं कीपर के करीब थी, बजाय इसके कि यह मेरे करीब होनी चाहिए, लेकिन और मैंने कहा यह गलत जगह है और आप जानते हैं, आप गलत समय पर गलत जगह पर आ गए नशे और मैं आउट हो गया। मैं 15 रन पर आउट हो गया। लौटते समय मैंने किसी तरह अपने आंसुओं को नियंत्रित किया। मैं तब केवल 16 साल का था, इसलिए मुझे यह सब करने की अनुमति थी। मैं बाथरूम में गया और रोया।
और मैंने खुद को आईने में देखा, कहा ये इस स्तर का क्रिकेट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें पता है तुम इस सब के लिए अच्छे नहीं हो। और सौभाग्य से मुझे लगभग 6 दिन मिले बीच में, तो मैं टीम के कई वरिष्ठ खिलाड़ियों से, कोच से बात करने लगा और उन्होंने कहा तुमने जैसे स्कूल मैच खेल रहे हो वैसे बल्लेबाजी की, ये स्कूल मैच नहीं है, तुम्हें इन विश्व स्तरीय गेंदबाजों को सम्मान देना सीखना होगा और तुम्हें वहाँ बस टिके रहना है, खुद को थोड़ा समय देना है। और अगले मैच में मैं बाहर गया, मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि मुझे अगले खेल के लिए चुना जाए जो मैं था। अगले खेल में मैंने फैसला किया कि मैं स्कोरबोर्ड नहीं देखूंगा। मैं कहा मैं स्कोरबोर्ड की दिशा में केवल तभी देख रहा हूं जब मुझे घड़ी देखनी हो, क्योंकि मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था। मैं आधे घंटे के लिए बल्लेबाजी करूंगा, रन की चिंता नहीं करूंगा। और आधे घंटे के बाद आप जानते हैं मैं उस गति का आदी हो गया और मैंने कहा मैं इस गति को संभाल सकता हूं। आप जानते हैं ये आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। और इसने मेरी सोच बदल दी। मैंने उस टेस्ट मैच में 59 रन बनाए और वहाँ से मैंने कभी अपनी क्षमता पर संदेह नहीं किया। लेकिन पहले मैच में मैंने सोचा कि ये मेरा पहला और आखिरी मैच हो। उस डर के बारे में क्या जो आपने अपने करियर के दौरान बहुत सारे दर्द को पार किया है? दरअसल उसी सीरीज में चौथे टेस्ट मैच में हम एक खराब स्थिति में थे। दूसरी पारी में हमारा स्कोर था 34 पर 4 विकेट और 1.5 दिन बाकी थे। तो जब मैं 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था तो मेरी नाक पर चोट लगी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरी नाक टूट गई थी। सब लोग इकट्ठे हो गए और फिर आप जानते हैं कि जब पाकिस्तानी टीम आपके आसपास होती है तो कुछ टिप्पणियां ज़रूर होती हैं। और जावेद मियां दादवा एक आप जानते हैं कठिन प्रतिद्वंद्वी थे और उन्होंने कहा तुम्हारी नाक टूट गई है, तुम यहाँ बल्लेबाजी नहीं कर सकते, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जानते हुए कि आप जानते हैं एक बल्लेबाज अस्पताल जाता है फिर से वे हावी होना शुरू कर देते हैं। और एक डॉक्टर आया, मैंने अपनी नाक पर बर्फ लगाई और पट्टी लगाई और बल्लेबाजी जारी रखी। लेकिन वो था। फिर मेरा मतलब है मैंने उस मैच में 58 रन बनाए और उसके बाद मैं 4 और घंटे बल्लेबाजी की, जिसने हमें सीरीज़ ड्रॉ करने में मदद की, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे शानदार अटैक थी दुनिया में। उनसे 4-0 से हमें हराने की उम्मीद थी। और श्रृंखला ड्रा करना एक तरह से जो मुझे अंग्रेजी दोस्तों के माध्यम से पता चला वह हमारे लिए एक नैतिक विजय थी। तो मैंने उस शब्द को अपने करियर के अंत की ओर सीखा। लेकिन इसका मतलब ये है कि तो ये हमारे लिए एक प्रकार की नैतिक जीत थी और हम ड्रॉ कर पाए। लेकिन उसके बाद मैं निडर हो गया। देखो, मुझे लगता है कि यहाँ एक दिलचस्प सवाल होगा। आपके उतार चढ़ाव रहे हैं और आप बिल्कुल शानदार रहे हैं। जब चीजें ठीक नहीं होती तो कोई कैसे वापसी करता है? ठीक चल रहा मैं आपके साथ यहाँ एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। ये एक मज़ेदार कहानी है और लेकिन ये पूरी तरह से अलग थी, जो हमने नहीं आजमाई थी और इसने हमारी टीम के लिए चमत्कार कर दिया। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे और क्रिस गेन्स गेंदबाजी कर रहे थे। ये भारत में था, मोहाली में, तो आपके गृहनगर में। ये था, गेंद रिवर्स स्विंग कर रही थी और क्रिस गेन्स हमें लगभग हरा रहे थे। तो 3 बार 1 ओवर में मैं राहुल द्रविड़ के साथ बल्लेबाजी कर रहा था, तो मुख्य बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। हम ये मानना चाहेंगे कि हम मुख्य बल्लेबाज थे और हम चकनाचूर हो रहे थे और हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें चमक दिखाई नहीं दे रही थी। कभी कभी सतह ऐसी होती है कि यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी तरफ चमकदार है और कौन सी तरफ खुरदरी है। मेरा मतलब है मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी को रिवर्स स्विंग के बारे में पता हो। रिवर्स स्विंग वो है जहां चमकदार साइड होती है, गेंद उसी दिशा में जाने लगती है। यहां तक कि यदि गेंदबाज गेंद को विपरीत दिशा में ले जाना चाहता है तो यह नहीं जाएगी, क्योंकि संतुलन का अभाव है और गेंद की सतह का प्रभाव होता है। तो क्रिस ने ऐसा करना शुरू कर दिया और मैं राहुल से मिला विकेट के बीच में, ओवर के बीच में। मैंने कहा मेरे पास एक विचार है और उसने कहा क्या आप इसे अभी साझा करना चाहते हैं या ओवर के बाद? मैंने कहा मैं ओवर के बाद आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन ये काम कर सकता है। तो राहुल ने कहा ठीक है, मुझे अभी बताओ तुम्हारा विचार क्या है। मैंने राहुल से कहा
मैं गेंदबाज के करीब हूं और जब वह रनअप पर वापस जा रहा होता है मुझे यहां खड़ा होना पड़ता है। जब वह रनअप पर वापस जा रहा होता है मैं उसे ध्यान से देखता हूं और गेंद को देखता हूं किस तरफ चमक है और किस तरफ खुरदरी है। तो राहुल ने कहा फिर उसके बाद क्या होता है? मैंने कहा जिस तरफ चमक है मैं उस हाथ में बल्ला पकड़ूंगा। अगर वह आउट स्विंगर गेंदबाजी करने जा रहा है तो बल्ला मेरे बाएं हाथ में होगा, अगर वह इन स्विंगर गेंदबाजी कर रहा है तो बल्ला मेरे दाएं हाथ में होगा, नॉन स्ट्राइकर के छोर पर। तो यही एक समय है मेरे करियर में जब बल्लेबाज गेंद का सामना करने के लिए तैयार होता है, वह गेंदबाज को नहीं देख रहा, वह मेरे हाथ में बल्ले को देख रहा है। तो वह राहुल मुझे देख अच्छा। रहा है और अचानक अब कुछ कवर ड्राइव्स को देखते हैं जो बाउंड्री पे जाते हैं, और यस जानते हैं ऑन ड्राइव्स जो मिड विकेट और मिड ऑन को चीरते हुए निकलते हैं। और क्रिस सोच रहे हैं मेरा मतलब है ये लोग हर ओवर में कुछ बार बीट हो रहे थे और अचानक मैं कुछ बाउंड्रीज दे रहा हूं, निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। तो अभी फील्डर्स मुझे देख रहे थे क्योंकि मैं, आप जानते हैं, क्रिस को देख रहा था ना कि राहुल को। सामान्यतः कोई भी बल्लेबाज गेंदबाज की ओर मुंह करके खड़ा नहीं होता, वो होता दूसरे बल्लेबाज की तरफ मुंह करना। और फिर मैं जल्दी से बल्ला बदल देता और तब तक उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। और क्रिस ने अपनी गति खो दी, उसने अपनी लय खो दी और उसने गेंद को क्रॉस सीम पकड़ लिया और उसने एक गेंद डाली। और इसके बजाय तुम जानते हो राहुल को देखना या वहां क्या हुआ है ये देख रहे हो, वो मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं इसके लिए तुम्हारे पास क्या है? मैं उसे अंधे। क्रिस को एहसास नहीं हुआ कि मैंने राहुल को भी चेतावनी दी थी कि अगर मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा है तो मैं बीच में बल्ला पकड़ने वाला हूं। तो बस कहानी ऐसे नहीं चलती है। तो ये बस संक्षेप में बस अपने विरोधी से एक कदम आगे रहना है। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, ये एक बेहतरीन रात रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।